हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 3 में औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, औसत कुल लागत का अर्थ और इनके मध्य संबंध को समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम औसत स्थिर लागत को एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि ये एक फैक्ट्री भवन है जिसका किराया है 100 रुपये। अब आप उत्पादन करें या ना करें, आपको महीने के अंत में 100 रुपये देने ही होंगे। अगर आप मान लीजिए कि एक महीने में इस भवन में 10 वस्तुएं बनाते हैं। अब आपसे यह पूछा जाए कि ये जो 100 रुपये हैं, ये प्रत्येक वस्तु में ये लागत आप कितनी लगाएंगे। मतलब आपको ये 100 रुपये वसूल तो करना है। अब आपने 10 वस्तुएं बनाई तो इस 10 वस्तुओं की कीमत में आपको ये 100 रुपये के जोड़ना होगा जिससे कि ये वसूल हो जाए। तो अब आप हर वस्तु की कीमत में कितने रुपए लगाएंगे जिससे कि 100 रुपये वसूल हो जाएं। तो आप क्या करेंगे, 100 में 10 का भाग देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 10। यानी आप हर वस्तु की कीमत में 10 रुपये जोड़ दें तो आपको कितना मिल जाएगा, 100 रुपये वसूल हो जाएगा। तो आपकी औसत स्थिर लागत क्या हो जाएगी, 10। इसे आप लिखेंगे कैसे, औसत स्थिर लागत उत्पादन की प्रति इकाई स्थिर लागत है। देखिए आपने निकाला ना कि एक इकाई में हम कितनी स्थिर लागत लगाएंगे, 10। तो औसत स्थिर लागत क्या होती है, उत्पादन की प्रति इकाई स्थिर लागत होती है। इसका फॉर्मूला होता है कुल स्थिर लागत। आपकी कुल स्थिर लागत कितनी थी, 100 रुपये थी। और उत्पादन की मात्रा आपने कितनी वस्तुएं बनाई थी, 10। यदि कुल स्थिर लागत में हम उत्पादन की मात्रा का भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, औसत स्थिर लागत। हम भाग देंगे तो ये 10 हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, औसत स्थिर लागत प्राप्त हो जाएगी। अब हम औसत परिवर्तनशील लागत को देखते हैं। मान लीजिए कि ये एक श्रमिक है और इसको आप काम करने पर 10 रुपये देते हैं। दूसरे श्रमिक को काम पर लगाते हैं, उसे 20 रुपये देते हैं। तीसरे श्रमिक को काम पर लगाते हैं और उसे 30 रुपये देते हैं। अब ये जो तीनों श्रमिक को आपने कितना भुगतान किया, 60 रुपये का भुगतान किया। इन तीनों ने मिलकर कितनी वस्तुएं बनाई, मान लेते हैं कि 3 वस्तुएं बनाई। अब आपसे कोई पूछता है कि आपको ये जो 60 रुपये हैं वो इन 3 वस्तुओं से ही वसूल करना है। ये श्रमिक को जो भी हम पैसा देते हैं वो क्या कहलाती है, और परिवर्तनशील लागत कहलाती है। जो भी हम श्रमिक को पैसा, क्योंकि ये हम परिवर्तित हो रही है ना राशि, तो श्रमिक को जो भी हम पैसा देते हैं वो क्या कहलाएगी, परिवर्तनशील लागत। अब आपसे पूछा जाता है कि ये जो 60 रुपये हैं वो आपको 3 वस्तुओं से ही वसूल करना है। तो आप प्रत्येक वस्तु में कितने रुपए जोड़ेंगे जिससे कि आपके 60 रुपये वसूल हो जाएं। तो आप क्या करेंगे कि 60 में 3 का भाग दे देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 20। यानी यदि आप हर वस्तु में 20 रुपये जोड़ें तो आपके 3 वस्तुओं से कितने रुपये वसूल हो जाएंगे, आपके 60 रुपये वसूल हो जाएंगे। तो यही क्या है, 20 रुपये आपकी औसत परिवर्तनशील लागत है। अब आप इसे लिखेंगे कैसे, इसे प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत कहते हैं। मतलब प्रति इकाई मतलब एक इकाई, एक वस्तु में आपने कितनी परिवर्तनशील लागत जोड़ी उसे हम क्या कहेंगे, औसत परिवर्तनशील लागत कहेंगे। और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, टीवीसी। टीवीसी मीन्स कुल परिवर्तनशील लागत कितनी है, 60 है, ये हमने लिख दिया। क्यू कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया, 3, तो ये हमने 3 लिख दिया। 3 का 60 में हम भाग देंगे तो हमें 20 मिलेगा जो कि हमारी एबीसी होगी, औसत परिवर्तनशील लागत होगी। चलिए अब हम औसत लागत को एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि आपका जो फैक्ट्री भवन है उसका जो किराया है, फैक्ट्री भवन का जो किराया है वो कितना है, 30 रुपये है और आपने 3 वस्तुएं बनाई हैं। तो बताइए आपकी औसत स्थिर लागत कितनी होगी, 30 में 3 का आप भाग देंगे यानी आपकी औसत स्थिर लागत कितनी होगी, 10। अब आपने जो श्रमिक काम पर लगाए थे उनको आपने मजदूरी कितनी दी है, 60 रुपये आपने मजदूरी दी है।
और आपने कितनी वस्तुएं बनाई हैं, 3 वस्तुएं बनाई हैं। तो आपकी औसत परिवर्तनशील लागत क्या आएगी, 3 का आप 60 में भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 20 औसत परिवर्तनशील लागत। अब आपको क्या निकालना है, औसत लागत। तो आप औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 10 को और 20 को प्लस करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, औसत लागत, जो कितनी होगी, 30 रुपये आपकी औसत लागत होगी। चलिए दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। अभी हमने देखा था कि आपने जो फैक्ट्री भवन था उसका किराया कितना दिया था, 30 रुपये, और जो मज़दूर थे उनको कितना वेतन दिया था, 60 रुपये। तो आपकी कुल लागत कितनी हो गई थी, 90 रुपये। अब ये आपकी कुल लागत हुई 90 रुपये। आपने कितनी वस्तु बनाई थी, 3 वस्तु बनाई थी। तो 3 का आप 90 में भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 30 आएगा। ये आपकी 30 क्या होगी, औसत लागत होगी। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, इसे उत्पादन की प्रति इकाई लागत कहते हैं। प्रति इकाई लागत का मतलब औसत लागत से हमें ये पता चलता है कि हर एक इकाई में कितनी लागत जुड़ी हुई है। औसत स्थिर लागत तथा औसत परिवर्तनशील लागत का जोड़ भी औसत लागत होता है, ये इस फॉर्मूले से स्पष्ट हो रहा है। और कुल लागत में यदि हम उत्पादन की मात्रा का भाग दे दें तो हमें औसत लागत प्राप्त हो जाती है। चलिए अब हम औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत तथा औसत लागत के मध्य संबंध का अध्ययन करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है, औसत स्थिर लागत औसत परिवर्तनशील लागत का योग औसत लागत होती है। मीन्स यदि आप औसत परिवर्तनशील लागत और औसत स्थिर लागत को जोड़ दें तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, AC यानी औसत लागत प्राप्त हो जाएगी। चलिए अब हम संबंध को एक रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। OX अक्ष पर उत्पादन की मात्रा को दर्शाया गया है, OY अक्ष पर लागत को दर्शाया गया है। AC क्या है, औसत लागत वक्र है। AVC औसत परिवर्तनशील लागत है और AFC क्या है, औसत स्थिर लागत है। अब आप ये देखिए कि जो AFC और AVC है इन दोनों का जोड़ क्या होता है, AC होता है। तो इन दोनों में जैसा परिवर्तन होगा उसी के अनुसार AC में परिवर्तन होता है। प्रारंभ में जब हम उत्पादन को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, आरंभ में औसत परिवर्तनशील लागत और औसत स्थिर लागत वक्र नीचे की ओर गिरते हैं। देखिए ये आपका औसत परिवर्तनशील लागत वक्र है, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ। और ये औसत स्थिर लागत वक्र है, ये भी क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है। और आपको पता है कि ये दोनों की आकृति से ही किसकी आकृति बनती है, AC की आकृति। तो जब ये दोनों नीचे जा रहे हैं तो AC भी क्या होगा, AC भी नीचे जाता है। तो प्रारंभ में जब उत्पादन बढ़ाया जाता है तो AFC, AVC और AC तीनों वक्र क्या होते हैं, तेजी से नीचे की ओर जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि यदि उत्पादन को और बढ़ाया जाए, पहली अवस्था में हमने देखा था कि ये तीनों वक्र क्या हैं, नीचे की ओर जा रहे थे। लेकिन जब हम उत्पादन को बढ़ाना जारी रखते हैं, मान लीजिए यहाँ के बाद हमने और उत्पादन को बढ़ाया, तो क्या होगा कि AFC तो तेज़ी से नीचे की ओर जाएगा और AVC नीचे की ओर जा रहा लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं जा रहा। तो नीचे की ओर गिरने की गति किसकी ज़्यादा है, AFC की गिरने की गति ज़्यादा है। ये देखिए जब औसत परिवर्तनशील लागत ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ करती है, पहली अवस्था में क्या था कि ये तीनों वक्र नीचे की ओर गिर रहे थे। दूसरी अवस्था में क्या हुआ, जब औसत परिवर्तनशील लागत ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ होता है। अब क्या है कि ये जो Z बिंदु है इसके बाद AVC क्या है, ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन इस समय AFC तेज़ी से नीचे की ओर गिरता है। मतलब AFC के जो नीचे गिरने की गति है वो क्या है, ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, AVC के ऊपर जाने की गति से। तो जो चीज़ ज़्यादा होती है उसके अनुसार ही AC में परिवर्तन होता है। चूँकि AFC के नीचे की ओर गिरने की गति ज़्यादा है इसलिए
ए सी वक्र क्या होगा, नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा, ये भी नीचे जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ए बी सी तो ऊपर जा रहा है लेकिन इसके ऊपर जाने की गति कम है और ए एफ सी के नीचे जाने की गति ज़्यादा है। इन दोनों का संयुक्त प्रभाव क्या होगा कि ए सी नीचे गिरेगा। चलिए अब हम और उत्पादन को बढ़ाते हैं। पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था। पहली अवस्था में क्या होता था कि ए एफ सी और ए बी सी दोनों गिरते थे, इसलिए ए सी भी गिरता था। दूसरी अवस्था में ए बी सी क्या होता था, बढ़ना शुरू हो जाता था और ए एफ सी गिरता ही रहता था, लेकिन ए एफ सी के गिरने की गति ज़्यादा होती थी, इसलिए ए सी भी क्या होता था, गिरता था। अब हम तीसरी अवस्था में क्या देखते हैं कि जब औसत परिवर्तनशील लागत अधिक तीव्रता से बढ़ता है। अब यहाँ के बाद क्या है, ये बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ने लगा और इसके ऊपर बढ़ने की गति ज़्यादा है और ए एफ सी के नीचे आने की गति कम है। क्या है कि ए बी सी के ऊपर जाने की गति ज़्यादा है और ए एफ सी के नीचे आने की गति क्या है, कम है। तो चूँकि ए बी सी के ऊपर जाने की गति ज़्यादा है, इसलिए जो चीज़ ज़्यादा होती है उसी को ए सी वक्र जो है फॉलो करता है। तो चूँकि ए बी सी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, इसलिए ए सी वक्र भी क्या होगा, तेज़ी से ऊपर जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि ए एफ सी वक्र अति परिवलय होता है। अति परिवलय का मीन्स क्या होता है, आयताकार, ये आकार नहीं है, आयताकार है। ये क्या है, आयताकार। ए एफ सी आयताकार अति परिवलय होता है, इसको आप संशोधन कर लेना। ये क्या है, आयताकार। तो ये जो शेप है इसे बोलते हैं हम आयताकार अति परिवलय। तो ए एफ सी वक्र क्या है, आयताकार अति परिवलय है। तो आयताकार अति परिवलय का मतलब है कि जो ए एफ सी वक्र है वो कभी भी ये जो ज़ीरो बिंदु है ये एक्स अक्ष को नहीं छूता, कभी भी ज़ीरो को नहीं छूता, इसलिए इसका शेप क्या होता है, आयताकार अति परिवलय। जबकि ये जो ए बी सी और ए सी वक्र हैं इनका आकार कैसा होता है, ये यू शेप के होते हैं। ये देखिए और ये दोनों क्या होते हैं, यू शेप के होते हैं। और ए एफ सी किस शेप का होता है, ये आयताकार अति परिवलय शेप का होता है। अब ये जो हैं ए सी और ए बी सी ये यू शेप के क्यों होते हैं, क्योंकि ये पहले घटते हैं और न्यूनतम बिंदु पर पहुंचने के बाद बढ़ जाते हैं, इसलिए इनका आकार क्या होता है, यू शेप होता है। जबकि ए एफ सी यू शेप का क्यों नहीं होता, क्योंकि ए एफ सी कभी भी ज़ीरो नहीं होती, निम्नतम होकर ऊपर नहीं उठती, इसलिए इसका क्या होता है, अति परिवलय। क्योंकि जैसे हमने मान लीजिए कि ये जो भवन की लागत थी, भवन का जो किराया 100 रुपये था, तो हम जितनी भी ज़्यादा वस्तुएं बनाते जाएंगे उनमें ये 100 रुपये बढ़ते जाएंगे, तो ये कभी भी ए एफ सी क्या होगा, शून्य नहीं होगा। तो आपको क्या याद रखना है कि ए एफ सी का आकार क्या होता है, आयताकार अति परिवलय होता है। और ए बी सी और ए सी का आकार कैसा होता है, ये यू शेप के होते हैं। और बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है। अब आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो गया होगा कि क्या बढ़ता है क्या घटता है, तो आपको बहुत इजीली याद हो इसलिए मैंने एक मेमोरी चार्ट बनाया हुआ है। मेमोरी चार्ट में क्या है कि आपको सबसे पहले नंबर क्या लिखना है कि पहली अवस्था में ए एफ सी क्या होता है, घटता है, ए बी सी क्या होता है, घटता है, इसलिए ए टी सी भी क्या होता है, घटता है। तो आपको माइनस माइनस के निशान से घटना याद हो जाएगा। अब दूसरी अवस्था में क्या होता है कि ए एफ सी तो घटता है लेकिन ए बी सी क्या होता है, बढ़ने लगता है, लेकिन ये जो घटने की गति है वो क्या है, ज़्यादा है। ये आपने निशान लगाया, घटने की गति क्या है, ज़्यादा है। चूँकि ए एफ सी के घटने की गति ज़्यादा है इसलिए टी सी भी क्या होता है, द्वितीय अवस्था में घटता है। तृतीय अवस्था में क्या होता है, ए एफ सी तो घटता ही है लेकिन ए बी सी जो है तेज़ी से बढ़ता है। चूँकि ए बी सी के बढ़ने की गति क्या है, ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, ए एफ सी के घटने की गति से। तो जो चीज़ ज़्यादा होती है उसको ही ए टी सी क्या करता है, फॉलो करता है, इसलिए ए टी सी भी बढ़ गया।
अब यदि आपको याद ना हो तो आप इस मेमोरी चार्ट को याद करके याद रख सकते हैं। इस मेमोरी चार्ट को अपन एक बार चित्र में भी देखते हैं। देखिए प्रथम अवस्था में क्या होता है, ये तीनों प्रथम अवस्था में तीनों क्या होते हैं, गिरते हैं। द्वितीय अवस्था में क्या होता है, AC तो तेज़ी से गिरता है और ये क्या होता है, बढ़ना शुरू कर देता है। चूँकि इसके गिरने की गति ज़्यादा है, जो चीज़ ज़्यादा होती है उसे AC फॉलो करता है, तो ये क्या होता है, ये भी गिरने लगता है। तो पहली अवस्था में क्या होता है, एक दूसरे कलर से अपन करते हैं। पहली अवस्था में क्या होता है, ये तीनों गिरते हैं। द्वितीय अवस्था में क्या होता है कि ABC क्या होता है, ये बढ़ने लगता है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये बढ़ने लगता है। और AFC क्या होता है, घटता है। लेकिन AFC के घटने की गति क्या है, ज़्यादा है, इसलिए AC भी क्या है, घटता है। तृतीय अवस्था में क्या होता है, ये तेज़ी से बढ़ता है। ABC क्या होता है, तेज़ी से बढ़ता है और AFC तो अभी भी क्या है, घट रहा है, लेकिन इसके बढ़ने की गति क्या है, ज़्यादा है, इसलिए AC भी क्या है, बढ़ता है। तो आप यदि केवल ये मेमोरी चार्ट याद करेंगे कि पहली अवस्था में तीनों क्या होते हैं, पहली अवस्था में तीनों बढ़ते हैं। द्वितीय अवस्था में क्या होता है, द्वितीय अवस्था में AFC घटता है और ABC बढ़ता है और AC क्या होता है, ये घटता है। तृतीय अवस्था में क्या होता है, AFC घटता है, ABC बढ़ता है और AC भी बढ़ता है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमें लिखना क्या है। इस स्लाइड में से आपको पूरा लिखना है, इसमें से भी सब लिखना है। थर्ड स्लाइड का लिखना है। फोर्थ स्लाइड में आपको चित्र केवल एक बार बनाना है। हर स्लाइड में चित्र दिए हैं, लेकिन चित्र आपको केवल एक बार बनाना है। और आपको यदि इतना सारा याद नहीं रहता है तो आपको क्या करना है, केवल ये जो मेमोरी चार्ट दिया हुआ है, इस मेमोरी चार्ट को याद कर लेंगे। आप यदि केवल इस मेमोरी चार्ट के बेस पे लिख देंगे तो भी आपका काम चल सकता है। ओके, थैंक यू।